हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएस क्लासेस और मैं हूं नीरज। तो आज आपके लिए मैं शुरू कर रहा हूं इंटरव्यू सीरीज का पहला पार्ट। और ये इंटरव्यू सीरीज का जो पार्ट है ये केवल आप ये मत मानिए कि आरएएस के इंटरव्यू के लिए है। ये आपके हर इंटरव्यू में कार्य करेगा क्योंकि मैं बहुत ही बेसिक से शुरू करूंगा आपसे ये सब बातें। तो अगर आप आरएएस का इंटरव्यू देने जा रहे हैं 2018 का, या आप यूपीएससी का इंटरव्यू देने जाएंगे, या आप एसआई का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, या एसएससी का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो आपके हर जगह ये टिप्स आपको हेल्प करेंगे। क्योंकि मेरे 10 साल के जो तैयारी का मेरा प्रिपरेशन का टाइम रहा है उसमें मैंने यूपीएससी का भी इंटरव्यू दिया है और आरएएस का भी कई इंटरव्यू दिए हैं। तो ये एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि इसका एक समरी सारांश या निचोड़ क्या है जो हमेशा काम करता है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात शुरू करेंगे एकदम बेसिक चीजों पर, और बेसिक चीजों में भी हम बात शुरू करेंगे कि आपके पास इंटरव्यू में जाने से पहले आपका बायोडाटा अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए। अब इंटरव्यूअर आपसे क्या पूछता है क्या नहीं पूछता, देखिए ये तो दुनिया में कोई नहीं बता सकता। ठीक है, कई इंटरव्यू 2 मिनट में खत्म हो जाते हैं और ऐसे ऐसे इंटरव्यू हैं जो 45 मिनट्स तक चलते हैं। जैसे मेरा यूपीएससी में इंटरव्यू 25 मिनट्स तक चला है, और पीएससी में आरएएस का जो इंटरव्यू था वो एक इंटरव्यू 40 मिनट्स तक चला है। ठीक है ना। तो इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है कि इंटरव्यू 5 मिनट में खत्म हो या बहुत लंबा खिंच जाए, आधे घंटे तक खिंच जाए। तो ये सब अलग बातें हैं। पर एक बात श्योर मानिए कि अगर आपका इंटरव्यू लंबा चल रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आप में इंटरेस्ट लिया जा रहा है और ये एक अच्छी बात होती है। तो उस समय स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। चलो, ये तो बात की बातें हैं, छोटी छोटी बातें बाद में करेंगे। फिलहाल हम फोकस करेंगे आज कि आपका जो सबसे पहला जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है वो आपके बायोडाटा का होता है। आपसे इंटरव्यू से पहले डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म में डीएएफ में क्या भराया जाता है क्या नहीं भराया जाता ये अलग मैटर है। इससे इंटरव्यूअर को खास फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि वो जो सवाल पूछना शुरू करते हैं हो सकता है वो आपसे रिलेवेंस करें या ना करें। ठीक है ना। तो आपको हर चीज के लिए प्रिपेयर होके जाना चाहिए। तो सबसे पहले हम बायोडाटा से शुरुआत करते हैं। तो आप यहां पर देखिए, तो सबसे पहले आपको अपना नाम, अब देखिए नाम से ही शुरू करते हैं हम। जैसे मैं अपने ही नाम की बात करूं कि मेरा नाम नीरज है, तो पहला बेसिक प्रश्न हमें इसी पे तैयार कर लेना चाहिए कि आपके नाम का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो आपसे मैं बात करूं, नाम का अर्थ आप अपना जरूर देके जाइए। और फिर जो सवाल बनता है इस पर, वो इस तरह से बनता है कि आपने अपने नाम के अर्थ को अपनी लाइफ में कभी साकार किया है, या मतलब जो भी इसका मतलब है, क्योंकि आजकल नाम बहुत अच्छे अच्छे होते हैं। क्या हमने अपने नाम को कभी जिया है या कोशिश की है ऐसा करने की? अगर की है तो वो कौन सी घटना है? ठीक है ना। तो इस बात पे बहुत ध्यान रखिएगा। तो नाम और नाम का अर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप जाइए, आपकी बेसिक शुरुआत यहीं से हो सकती है इंटरव्यू में। पहला सवाल। दूसरी बात, आपका जो नाम है उसी नाम पर कोई फेमस सेलिब्रिटी का भी नाम है क्या? ठीक है ना। तो जैसे मैं मेरी नाम का उदाहरण दे रहा हूं, तो मेरे नाम पर एक प्रसिद्ध कवि का नाम है गोपाल दास नीरज, है ना। तो गोपाल दास नीरज का आपने नाम शायद सुना हो या नहीं सुना हो, मैं नहीं जानता, पर यह सवाल मुझसे पूछा गया है ना। मेरे पहले इंटरव्यू में जो मैंने 2008 में दिया था उसमें मेरे से पूछा गया था गोपाल दास नीरज के नाम पे। तो ये कवि हैं, तो उन्होंने पूछ लिया था, और ये भी पूछ लिया था कि इनकी बनाए गए गीत या कविताओं में से कोई 2 लाइन आप गा सकते हैं क्या, या 2 लाइन आपको आती हैं क्या। तो खैर मैं ये प्रिपेयर करके गया था, इसलिए मुझे ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। तो आप भी ये देख लीजिए कि बहुत कोई फेमस सेलिब्रिटी हो आपके नाम से मिलती जुलती, तो उसके बारे में थोड़ा सा देख के जाइए। ठीक है। तो अर्थ पहले आपके नाम का, और आपने इसे कैसे साकार किया है अभी तक, अपनी लाइफ के एग्जाम्पल से समझाओ, या कोई फेमस सेलिब्रिटी है तो उसके बारे में। दूसरी बात हम यहां पे करेंगे आपकी डेट ऑफ बर्थ की। देखिए, डेट ऑफ बर्थ में आपको, जैसे मान लीजिए कि मैं एक डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करता हूं रैंडमली, 6 अगस्त 1993। ठीक है, ये रैंडमली मैंने डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट की है। अब आपको अपने डेट ऑफ बर्थ में क्या तैयार करना है कि जैसे 6 अगस्त, अब 6 अगस्त को कोई विशेष बात तो नहीं हुई भारतीय इतिहास में, राजस्थान के इतिहास में, जो भी इंटरव्यू आप देने जा रहे हैं उसके हिसाब से देख के जाइए कि कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं हो रखी है। तो 6 अगस्त को मुझे याद नहीं कोई इतनी बड़ी बात हो रखी है, तो इसलिए आप इसे छोड़ सकते हैं। पर जैसे अगर आपका जन्म अगर 15 अगस्त को होता, या बाबरी मस्जिद जिस दिन गिराई गई थी 1993 की वो तारीख उस दिन होता, या इस तरह से इतिहास की कोई बहुत बड़ी घटना हुई हो जिसे लोग याद रखते हैं, एक सामान्य रूप से ही याद रखते हैं, उस दिन होता, तो ये सवाल बन जाता। वो अब आपसे ये नहीं पूछेंगे, उनको ये नहीं पता कि आपकी जन्म तारीख क्या है। ठीक है,
आपसे पूछा जा सकता है कि आपके जन्म तारीख या जन्म वर्ष के समय कोई विशेष घटना घटी थी क्या, तो इसके बारे में भी आपको अवेयर होके जाना है, पूरी तैयारी करके जानी है। तो 1993 में जो घटनाएं घटी हैं, बहुत ही बड़ी घटना की बात कर रहा हूं, छोटी छोटी घटनाओं की बात नहीं कर रहा हूं, ये ध्यान रखिए। यहाँ पर बहुत ही फेमस घटना जो हर आम आदमी को पता होती है, उन्हीं घटनाओं की केवल बात हो रही है। तो दूसरी बात हमारे डेट ऑफ बर्थ से आती है। तीसरी बात आती है हमारे गृह जिले से। अगर आप यूपीएससी का इंटरव्यू दे रहा है तो आपके गृह राज्य से, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, आप कोई भी इंटरव्यू देने जाएं, आपसे यहां से सवाल पूछे जाएंगे गारंटेड। अभी एसआई का इंटरव्यू शुरू होने वाले हैं, तो आप अपना गृह जिला बहुत अच्छे से तैयार करके जाइए। जैसे मैं अपने ही गृह जिले की बात करूं तो मेरा गृह जिला है श्रीगंगानगर। ठीक है, तो मैं मूल निवासी हूं श्रीगंगानगर का। तो वर्तमान में जयपुर रह रहा हूं, पर जयपुर से नहीं सवाल होते, श्रीगंगानगर से होते हैं मेरे से हर इंटरव्यू में सवाल। और श्रीगंगानगर से अब क्या क्या सवाल हो सकते हैं, तो देखिए किसी भी तरह के सवाल हो सकते हैं। ठीक है, श्रीगंगानगर में जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं तो यहाँ पे किन्नू माल्टा फेमस है, यहाँ से इंदिरा गांधी नहर आ रही है, गंगनगर नहर आ रही है। यहाँ पे खनिज कौन से हैं या कृषि कौन सी है, यहाँ की कल्चर कैसी है, यहाँ के त्योहार कैसे हैं, यहाँ का प्रसिद्ध मॉन्यूमेंट क्या है, यहाँ पे घूमने की जगह कौन सी फेमस है, यहाँ की संस्कृति अन्य जिलों से कैसे डिफरेंट करती है, क्योंकि गंगानगर को मिनी पंजाब कहते हैं, तो ये सवाल भी यहाँ से पूछा जाता है। फिर पंजाब राज्य की मांग की जो नदी नहर के पानी का विवाद होता रहता है, उस पे चले जाते हैं। ठीक है, इंटरव्यू ऐसा होता है कि जैसे ही जो आप शब्द बोलते हैं, शब्द से शब्द आगे एक्सप्लेन करने को कहते रहते हैं इंटरव्यूअर आपसे। ठीक है, इसमें नर्वस होने की बात नहीं है, बल्कि आप इंटरव्यू को अगर एक साइकोलॉजिकल गेम की तरह ले तो पूरा इंटरव्यू आपके हिसाब से चल सकता है। अगर आप जो भी शब्द बोलते हैं उन्हीं शब्दों का प्रयोग कीजिए इंटरव्यू में जिनका अर्थ आपको पता हो, जिनके बारे में आप आगे बता सकते हो डिटेल में। जैसे नहरी चौरी प्रणाली पे मेरे से प्रश्न पूछा तो मैंने कहा कि ये स्काडा प्रणाली, तो उन्होंने स्काडा पे पूछ लिया। फिर मैंने कुछ और बताया तो उन्होंने इस पे, ऐसे लिंक से लिंक आगे जुड़ता जाता है। तो आप इंटरव्यू को ऐसे मत मानिए केवल 1 महीने की चीज आप तैयार करके चल जाएंगे। इसको आप इस तरह से लीजिए कि आपको अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने सीनियर्स के साथ हमेशा इसको डिस्कशन में लेते रहना चाहिए कि आपसे वो सवाल पूछे, आप उनका जवाब दें। हमारी स्ट्रेटेजी यही होती थी जब भी हम यूपीएससी के इंटरव्यू की तैयारी करते थे कि हम आपस में ही डिस्कशन करते थे। उससे बहुत सा आपका एनवायरनमेंट ईजी हो जाता है और आप बड़े कॉन्फिडेंट रहते हैं। तो गृह जिले की बात कर रहा हूं, तो गृह जिले से आपको क्या क्या तैयार करनी है, वहां की प्रसिद्ध कृषि फसलें, वहां के प्रसिद्ध खनिज, वहां में कोई स्पेशल सिंचाई व्यवस्था, जैसे गंगानगर में नहरी सिंचाई व्यवस्था है। ठीक है, उसका संस्थापक, वहां के प्रसिद्ध मॉन्यूमेंट्स। ठीक है, तो मैं बता रहा हूं एवरीथिंग। आपको अपने गृह जिले के बारे में ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जो आपको ना पता हो। ठीक है, नहीं तो आपका बहुत ही बुरा इंप्रेशन पड़ता है कि आपको अपने गृह जिले के बारे में भी नहीं पता। तो गृह जिला बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है और सवाल गारंटीड पूछा जाएगा। मैंने साथ या मेरे साथियों के एग्जाम्पल में कोई ऐसा इंटरव्यू नहीं किया जहां से गृह जिले के बारे में ना पूछा गया हो। ठीक है, डीओबी के बारे में हालांकि हो सकता है ना पूछे, नाम का अर्थ ना पूछे, ये थोड़ी रेयर चीज है, पर गृह जिला तो आपको तैयार, या गृह राज्य, यूपीएससी का इंटरव्यू दे रहे हैं तो आपको गृह राज्य तो तैयार करके ही जाना है। और स्पेशली आपको देख के जाना है कि 5-6 महीनों में वो गृह जिला या गृह राज्य किसी कारण से न्यूज़पेपर की सुर्खियों में तो नहीं रहा या न्यूज़पेपर की चर्चा में तो नहीं रहा। तो इन सभी बातों का आप ध्यान रखेंगे। फिर इसके बाद हम अगली बात करते हैं कि आपका जो आपने पढ़ाई करी है 10th 12th, तो आपका जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है 12th तक का, उसके बाद आप कॉलेज में गए हैं, यूजी करी है आपने, पीजी करी है, इसके बाद आपके इन इंस्टीट्यूट्स का नाम, ठीक है ना, ये आपसे डीएफ में नहीं भराएंगे, हो सकता है भरवा भी लें, पर आपको पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे अगर दयानंद सरस्वती के नाम पर आपके स्कूल का नाम है या आपके कॉलेज का नाम है, तो आपको दयानंद सरस्वती जी के बारे में पता होना चाहिए, उनके द्वारा किए गए कार्यों के बारे में पता होना चाहिए। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आपके कॉलेज ने कोई ऐसी शख्सियत को बनाया है या कॉलेज से कोई ऐसी शख्सियत निकली है जो दयानंद सरस्वती से मेल खाती हो, तो आपको अपने कॉलेज के बारे में भी तैयारी करके जानी चाहिए। स्कूल कॉलेज के नाम को भी तैयार करके जाना चाहिए। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है। और अगर आपका स्कूल कॉलेज काफी फेमस है, ठीक है, राज्य स्तर पे या नेशनल लेवल पे काफी फेमस है, तो फिर तो श्योर है कि आपसे सवाल पूछा ही जाएगा। तो इन सब बातों की आपको तैयारी करके जानी चाहिए। अगली बात कर रहा हूं बायोडाटा में आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। देखिए, वही बात 12th यूजी और पीजी की बात करें तो आपने मान लीजिए 12th साइंस आर्ट्स या कॉमर्स से किया होगा, इसके बाद यूजी किया होगा, इसके बाद आपने पीजी किया होगा।
तो जहां से भी आपने यूजी और पीजी किया है, तो आपने जिस भी स्ट्रीम से किया है, अब आपके सब्जेक्ट्स हो सकता है आप पहले साइंस पढ़ के आए हो, फिर आपने आर्ट्स ले ली हो, फिर आपने किसी अन्य सब्जेक्ट में पीजी डिग्री ली हो या डिप्लोमा लिया हो, तो इन सभी बातों पर आपको मेहनत करनी है। तो ये 1 महीने के अंदर आप बेसिक पढ़ के जाइए। अब इसमें सवाल सबसे बड़ा ये आता है कि मान लीजिए कि आपने साइंस ग्रेजुएट हैं, साइंस ग्रेजुएट में आपने बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री से किया है या मैथ से किया है, तो कितने लेवल तक या कहाँ तक सवाल पूछ सकता है, कितना डीपली उसको स्टडी करना चाहिए 12th को या यूजी को या पीजी को। तो देखिए मैं बताऊं, इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है। इंटरव्यू में जो मेंबर के अलावा एक्सपर्ट बैठते हैं, ये सब कुछ उस पर डिपेंड करता है। ये आपका लक है कि अगर आपकी ही स्ट्रीम का स्पेशलिस्ट वहां बैठा है तो जरूर आप ये मान के चलिए वो आपसे सवाल पूछेगा। उसको अगर पता लगा कि मान लीजिए कि आप केमिस्ट्री बैकग्राउंड से हैं और वो केमिस्ट्री का ही प्रोफेसर बैठा है, तो वो आपसे केमिस्ट्री के कुछ बुनियादी सवाल जरूर पूछेगा। इसी तरह से आप पॉलिटिकल साइंस में पीजी करके आए हैं या उसमें आप डॉक्टरेट लेके आए और पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर बैठे हैं या कोई एक्सपर्ट बैठे हैं या कोई आईएएस बैठा है जिसका यूपीएससी में सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस रहा है, उसने अच्छे से पढ़ा है, तो वो आपसे पॉलिटिकल साइंस के बारे में जरूर पूछेगा। अब वो पूछेगा क्या? अब वो पूछेगा आपसे एकदम बेसिक बात। पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो वो आपसे बेसिक थिंकर्स पूछ सकता है, थिंकर्स में अंतर पूछ सकता है। पॉलिटिकल साइंस की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में जो विचारक हैं उनसे बहुत ही अच्छे सवाल बनते हैं, उनसे बहुत ही अच्छा इंटरव्यू का डिस्कशन होता है। अगर पॉलिटिकल साइंस किसी के पास है तो वो कार्ल मार्क्स को जरूर पढ़ के जाए, क्योंकि कार्ल मार्क्स तो आप जानते ही हैं कि हर जगह पूछा ही जाता है लगभग, ठीक है ना, क्योंकि ये रिलेट करता है पूंजीवाद, साम्यवाद को। तो यहाँ पे काफी बड़ी चर्चा आप अच्छे से खींच सकते हैं पूरे इंटरव्यू में और आपका इंटरव्यू इसी पे बेस कर सकते हैं। देखिए इंटरव्यू का सबसे मजबूत बात यही है कि ये आप पर डिपेंड है। आप अपने मजबूत पक्ष को एलोबरेट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शब्दों का प्रयोग कीजिए ताकि इंटरव्यू में एक क्यूरियोसिटी पैदा कीजिए कि वो आपसे वो सवाल पूछे। आप ऐसे शब्दों का प्रयोग कीजिए जानबूझ के कि वो पूछे। जैसे कार्ल मार्क्स में बताऊं तो यहाँ पे ये पूंजीपति और सर्वहारा वर्ग की बात करते हैं, तो वो सर्वहारा वर्ग आप बोलेंगे तो वो पूछेगा सर्वहारा क्या होता है। फिर आप कुछ फिर ऐसा शब्द बोलिए कि वो आगे से आगे आपसे पूछता रहे। तो आप इसकी पूरी तैयारी करके जाइए। आप चाहे लिखते रहिए, अपने अभी आंसर्स को लिखते रहिए, संभावित आप क्या क्या शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं अपने सवालों में। तो इसी तरह से 12th यूजी पीजी में आपके जो सब्जेक्ट है, मैंने बताया कोई क्राइटेरिया नहीं, पर आपको हर सब्जेक्ट का बेसिक तो पता होना ही चाहिए। वो भी आपसे उम्मीद नहीं रखता है कि आप एकदम सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं। सब जानते हैं कि पढ़ाई के बाद आपको काफी टाइम मिला है एग्जाम में, तो आप भूल चुके हैं, पर आपको बेसिक तो क्लियर होना ही चाहिए। और देखिए अगर आपको कोई सवाल नहीं भी आता है, मान लीजिए कि आपसे सब्जेक्ट से कोई सवाल पूछा गया किसी भी सब्जेक्ट से और आपको नहीं भी आता है, तो आप उसे शालीनता से मना कर सकते हैं। अब शालीनता से मना करने के क्या तरीके हैं कि सर मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, पढ़ा तो था, या 2 साल हो गए सर, अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं, तो इस तरह से आप कह के सॉरी कह सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सॉरी कहना कोई बड़ी बात नहीं है, मैं बता रहा हूं। पर आप उस समय टेंस नहीं दिखने चाहिए, स्ट्रेस सिचुएशन नहीं आप पे झलकनी चाहिए। इसकी बात चलिए हम अगले लेक्चर में करेंगे, अभी हम सिर्फ बायोडाटा पे फोकस करते हैं। इसके बाद आप अगर किसी जॉब में है पहले से और आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो आपके लिए ये बहुत लकी भी साबित हो सकता है, क्योंकि आपका जॉब प्रोफाइल से पूरा इंटरव्यू खींच सकता है। क्योंकि जितने भी अभी मेरे साथी हैं जो आरएएस बने हैं या आईएएस में भी सिलेक्ट हुए हैं, वो पिछले किसी न किसी जॉब में थे। अब वो जॉब में होने के कारण उनसे जॉब का बैकग्राउंड पूछा जाता है, वो जिस डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं उससे संबंधित योजनाओं को पूछा जाता है, जो कार्य होते हैं उनको पूछा जाता है, कार्य प्रकृति को पूछा जाता है, कैसे सुधार करें वो पूछा जाता है, समस्याएं क्या है ये पूछा जाता है। ये सुधार और समस्याएं तो हर जगह पूछी जाती है। ये गृहजिले में भी आपको तैयार करके जानी है कि आपकी गृहजिले की समस्याएं क्या है। अगर आपको वहां का कुछ लगा दिया जाए, जो भी आप पोस्ट पे जा रहे हैं, तो आप समाधान कैसे करेंगे। जैसे गंगानगर की बात करूं तो अगर आप ऐसा एक इंटरव्यू दे रहे हैं तो वहां पे समस्या है ड्रग्स की, तो ड्रग्स की समस्या का समाधान कैसे करेंगे। अब पंजाब बॉर्डर से वहां पे ड्रग्स का आदान प्रदान होता है, तो आपसे ऐसे सिचुएशनल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो हर जिले की एक समस्या होती है, उस समस्या पे आपको ध्यान देना है और समस्या के साथ साथ समाधान भी जरूर बताइए। केवल समस्या ही नहीं पूछना जाता, वो आपसे समाधान ही पूछना जाता है, क्योंकि इंटरव्यू का मेन प्रोजेक्शन ये रहता है कि आपके अंदर की पॉजिटिविटी को बाहर लाए, वो इसलिए आपसे बात करता है। इंटरव्यू की सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है कि ये आपके नॉलेज का टेस्ट नहीं है। इसे कभी मत सोच के जाइए कि मैं ये रट के चला जाऊं तो पास हो जाऊंगा। बिल्कुल रिलैक्स होकर वहां पे बात कीजिए। आपको वो मौका दे रहे हैं बात करने का। आप जिस भी पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं, उस पोस्ट पर खुद को
सिलेक्ट हुआ मानिए, तभी आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आएगा। ये बहुत ही बड़ा गुरु मंत्र है जो मुझे मेरे गुरु ने दिया था। तो आप भी ध्यान रखिए कि अगर आप SI का इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आप सिलेक्टेड, आपको ऐसा ही मानिए कि आप SI हैं और आप अपने सीनियर से डिस्कशन कर रहे हैं, तो फिर अपने आप ही आपकी पर्सनैलिटी में बूस्ट आ जाएगा, आपकी नॉलेज और आपके जवाब देने में शालीनता अपने आप आ जाएगी। ठीक है, नॉट एज ए स्टूडेंट, एज ए प्रोफेशनल मान के इंटरव्यू दीजिए अपने आप को। चलिए, तो आपका जो बैकग्राउंड है उसे अच्छे से तैयार करके जाना है आपको, क्योंकि यहां से सवाल भी पूछे जाते हैं। और उसके बाद बात करते हैं, लास्ट बात, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज पर। एक्स्ट्रा एक्टिविटीज मतलब एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में आपकी हॉबीज भी आ सकती हैं। तो हॉबीज पे मैं एक पूरा अलग से लेसन बनाऊंगा। फिलहाल आपको बता दूं कि हॉबीज हो सकता है DAF में भराएं या नहीं भराएं RPSC के द्वारा, पर UPSC में तो हॉबी से प्रश्न पूछा जाता है। और हॉबी, देखिए, हॉबी लगनी चाहिए, ठीक है ना। ऐसे नहीं है कि आपने किसी की दूसरे की हॉबी को पसंद करके खुद को बोल दिया। अब मैं बात बताता हूँ एकदम अनयूजुअल हॉबी का होना क्या होता है। जैसे मुझसे अगर हॉबी के बारे में पूछा गया था तो मैंने अपनी हॉबी में भरा था कि मुझे ये जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आती है, इन्वेंशन होते हैं, इनके बारे में सर्फिंग करना पसंद है। अब ये चाहे टेक्नोलॉजी स्मार्टफोन की हो, आपकी ऑटोमोबाइल्स की हो या डिफेंस की हो, इसके बारे में मुझे पढ़ना पसंद है। तो सवाल फिर इसी से बनते जाएंगे आगे से आगे। ठीक है, अगर आप कहते हैं कि मुझे खाना बनाना पसंद है तो आपसे उसी तरह से सवाल पूछे जा सकते हैं। आप कहेंगे योग है, जैसे 2013 के मेरे इंटरव्यू में मुझसे पूछा गया था कि आपकी हॉबी क्या है, तो मैंने कहा था योग। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि योग किस तरह से हॉबी हो जाती है, कि योग तो एक एक्सरसाइज है। तब मैंने बताया था कि आई वॉज सफरिंग फ्रॉम अल्सरेटिव कोलाइटिस, तो उसको ठीक करने के लिए मैंने योग के बारे में पढ़ना शुरू किया और अभ्यास करते करते ये मेरी हॉबी बन गई। तो इस तरह से मैंने इस जवाब को दिया जो कि सही था। ठीक है, तो आप हॉबी वही चुनिए जो आप वास्तव में खाली समय में करना चाहते हैं। ठीक है, इंटरनेट सर्फिंग भी हॉबी होती है, आपको बताओ। तो चलिए, इसको हम डिटेल में अगला एक पूरा वीडियो इसी पे डिस्कस करेंगे कि हॉबी पे कैसे तैयारी करते हैं। हॉबी के अलावा आपके पास कोई स्पेशल NCC सर्टिफिकेट हो, आप स्पोर्ट्स प्लेयर रहे हो, या किसी NGO में आपने काम किया हो, या आपने किसी फाइन आर्ट्स का डिप्लोमा लिया हो, तो इन सभी छोटी छोटी बातों पर भी आपको तैयारी करके जानी। जैसे मान लीजिए आपके पास NCC का सर्टिफिकेट है, तो NCC क्या होता है, क्यों बनाया गया, कितने लेवल पे सर्टिफिकेट होते हैं, क्या काम करते हैं। NSS का सर्टिफिकेट हो तो NSS के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। आपने NGO में किसी में कार्य कर रखा है तो उस NGO के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, और आप स्पोर्ट्स से संबंधित है तो आपको उस स्पोर्ट्स की शब्दावलियां पता होनी चाहिए, और उस स्पोर्ट्स से संबंधित आपको जो भी खिताब होते हैं, अवार्ड होते हैं, पुरस्कार राशि होती है, उन सब के बारे में पता होना चाहिए, जो कि मुझे लगता है कि एक स्पोर्ट्स पर्सन को तो पता होंगे ही। तो देखिए, यही थी आपके बायोडेटा की मुख्य बात जो आपका इंटरव्यू स्टार्ट करती है। ठीक है ना, यहां से आपका इंटरव्यू कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है। तो ध्यान रखिए, नाम के बाद आपका DOB में तारीख और वर्ष, उसके बाद आपका गृह जिले के बाद आपका जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उसका बारे में कुछ विशेष बात, क्वालिफिकेशन पे कितना पढ़ना है मैंने आपको बता दिया है। बेसिक तो आपको पता होना ही चाहिए हर सब्जेक्ट का, सिर्फ बेसिक। ठीक है, और उसके बाद आपका जॉब एक्सपीरियंस, आपकी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज जिसमें हॉबी भी आ जाती है, सर्टिफिकेट्स भी आ जाते हैं, तो इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो चलिए, इससे संबंधित कोई भी सवाल हो आपको अपने बायोडाटा से संबंधित, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। अगले सीरीज में हम बात करेंगे हॉबीज पर और एक डिफरेंट एस्पेक्ट्स पर इंटरव्यू के। इसके बाद हम सिचुएशनल क्वेश्चन पे भी बात करेंगे कि सिचुएशनल क्वेश्चन को किस तरह से डील किया जाता है, और स्ट्रेस इंटरव्यू क्या होता है और इसको कैसे निकला जाता है। तो चलिए, बने रहिए। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए चैनल को, और साथ में इसकी प्लेलिस्ट में जाके राजस्थान ज्योग्राफी से संबंधित आप वीडियो देख सकते हैं, जो कि आपके शुरुआत के जो 2-3 वीडियो हैं लोकेशन पर, वो जरूर देख के जाइए, क्योंकि वो आप राजस्थान के हैं, अगर SI का इंटरव्यू दे रहे हैं, UPSC का दे रहे हैं या RS का दे रहे हैं, तो आपको जरूर काम आएंगे राजस्थान की लोकेशन से संबंधित वीडियो। तो जरूर देखिए प्लेलिस्ट में जाके। तो चलिए, बाद में मिलते हैं। अलविदा, थैंक यू।